नमस्कार, संजीवनी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम फिर से उपस्थित हो गए हैं एक नए टेस्ट पेपर के साथ। हम उत्तराखंड डेली टेस्ट सीरीज कर रहे हैं और ये इस सीरीज का छठा पत्र है। हम जानते हैं कि प्रत्येक प्रश्न पत्र में कुल 25 प्रश्न हैं जो उत्तराखंड से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और हम आशा करते हैं कि आने वाली परीक्षाओं में ये हमें बहुत ज़्यादा सहायता करेंगे। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए आइए श्री गणेश करते हैं। तो चलिए अब अपना पहला प्रश्न ले लेते हैं। तो पहला प्रश्न जो है हमारा स्क्रीन में आ चुका है और ये कहता है कि उत्तराखंड में निम्न में से किस पाषाणकालीन स्थल से शवाधान के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ऑप्शंस हैं फड़कानौली, जसकोट, लुएथाप और फलसीमा। तो देखिए जो इसका राइट आंसर है ना वो है फड़कानौली। तो ये जो फड़कानौली है ना ये अल्मोड़ा पिथौरागढ़ मोटर मार्ग में अल्मोड़ा से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक स्थल है। तो यहां से ना जो एक ऐसा पाषाणकालीन स्थल मिला है जहां पे शवाधान के साक्ष्य मिलते हैं और इसके अलावा यहाँ पे पाषाणकालीन जो मानव है या आदि मानव है उसके द्वारा चित्रण के भी जो है कई प्रमाण यहाँ से मिलते हैं। तो इसलिए ये हमारा जो राइट आंसर है इसका वो है ए फड़कानौली और ये है इसकी व्याख्या। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो सेकंड प्रश्न है हमारा, भरूच के कितने अभिलेखों से कुड़िंदों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो देखिए कुड़िंद इतिहास में हमने क्या सीखा था। तो हमने ये कहा था कि जो कुड़िंद हैं इनकी जो मुद्राएं हैं तो हमने उनको दो वर्गों में बांटा था। एक तो कहा था हमने 200 से लेके 175 ईसा पूर्व की मुद्राएं और दूसरा हमने कहा था 175 से ईसा पूर्व से 200 या 300 ईस्वी की मुद्राएं। और हमने ये कहा था जो शुरुआती मुद्राएं हैं ना आरंभिक मुद्राएं इसमें किसी कुड़िंद शासक का नाम नहीं मिलता क्योंकि इन मुद्राओं में जो है राजा का नाम नहीं लिखा हुआ है बल्कि इनमें जो नाम मिलता है हमें वो कुड़िंद या कादस्य मिलता है। कुड़िंद या कादस्य मिलता है, ठीक है ना। तो मुद्राओं से तो नाम नहीं मिलता लेकिन इस काल के एक राजा या कुछ राजाओं का नाम हमें कुछ अभिलेखों से मिलता है। तो देखिए ये जो चार अभिलेख ये भरहुत से मिले हैं। मध्य प्रदेश में जगह है वहां पे बौद्ध स्तूप से मिले हैं, ठीक है ना। भरहुत के बौद्ध स्तूप से मिले हैं। इसी प्रकार से जो एक अभिलेख मिला हुआ है तो ये मथुरा के बौद्ध स्तूप से मिला है। तो इसीलिए हमारा जो राइट आंसर है कि इसमें पूछा कि भरूच के कितने अभिलेखों से कुड़िंदों के विषय में जानकारी मिलती है तो वह हमारा डी यानी कि 4 अभिलेखों से। तो ये रही इसकी व्याख्या, नोट कर लीजिए आप इसको स्क्रीनशॉट लेके और अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या था कि कार्तिकेयपुर वंश की राजभाषा क्या थी, पाली, खड़ी बोली, संस्कृत या हिंदी। तो देखिए हमारा जो महत्वपूर्ण राजवंश था कार्तिकेयपुर वंश तो इसने 700 से लेके 1050 ईस्वी तक उत्तराखंड पर शासन किया। और कल हमने ये सीखा था कि जब प्रमाणों का अभाव था तो एटकिंसन ने कार्तिकेयपुर वंश और कत्यूरी को एक ही मान लिया था। लेकिन फिर बाद की जो आधुनिक खोजें हुई तो कठौर जैसे विद्वानों ने ये पाया कि जो 700 से लेके 1050 तक है वो कार्तिकेयपुर वंश था और उसके बाद जो कत्यूरी वंश आया। तो देखिए जो इनकी जो लोक भाषा है ना और जो राजभाषा है तो इनकी राजकीय भाषा जो थी वो संस्कृत थी, संस्कृत, और जो लोगों की भाषा थी यानी कि जो लोक भाषा है भाषा वो पाली थी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो हमारा सही उत्तर है वो है सी यानी कि संस्कृत। तो ये रही इसकी व्याख्या, नोट कर लीजिए इसको स्क्रीनशॉट लेके और अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न चौथा है, ये कहता है कि डोटी वंशावली का अंतिम कत्यूरी राजा कौन है। शालीवाहन देव, अर्जुन शाही देव, लाड़म शाही और धामदेव। देखिए कल के प्रश्न को हमने थोड़ा आगे बढ़ाया है। कल हमने इसकी जो डोटी वंशावली है पूरी वंशावली ही लिखी थी अपने बोर्ड में, तो हमें कितना याद है इसको देखते हुए प्रश्न रखा गया है। तो याद कीजिए कि डोटी वंशावली में जो शालीवाहन देव है ये पहला राजा है, ठीक है ना। और ये जो अर्जुन शाही है, अर्जुन शाही आपको याद कीजिए इसने डोटी में शाही वंश की स्थापना की थी, ठीक है ना। तो इसलिए हमारा जो सही उत्तर है वो है अर्जुन शाही यानी कि बी। तो ये रहा इसका स्क्रीन, मतलब कुछ खास क्योंकि हमने पहले ही लिख लिया है तो इसलिए ज्यादा व्याख्या नहीं की है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न है कि गुजराती ब्राह्मण श्री चंद तिवारी और उसका बेटा सुखदेव निम्न में से किस चंद शासक के काल में कुमाऊं में आए थे।
तो देखिए हुआ क्या था कि याद कीजिए, जब हम चंद वंश पढ़ रहे थे तो हमने ये देखा कि एक राजा था जिसका नाम था गरुड़ ज्ञानचंद। तो ये जो गरुड़ ज्ञानचंद है ना, तो इसने क्या किया, एक बार धोखे से अपने सेनापति नीलू कठायत की हत्या कर दी, जिस कारण इस कुल को पाप लग गया और उसके कई वंशजों ने पाप के प्रायश्चित के लिए कई धार्मिक कार्य किए। और ऐसा ही धार्मिक कई ढेर सारे कार्य करने वाला ये जो राजा था, ये उद्यानचंद भी था। तो इसने न केवल धार्मिक कार्य किए बल्कि चंपावत में जो बालेश्वर मंदिर है इसका भी निर्माण करवाया, बालेश्वर मंदिर। और इस मंदिर की जब स्थापना हो रही थी ना, तो उस टाइम पे गुजराती ब्राह्मण श्री चंद तिवाड़ी और उसका बेटा जो है सुखदेव तिवाड़ी, ये लोग चंपावत आए थे। तो इसलिए जो हमारा सही उत्तर है वो है उद्यानचंद। ठीक है, चलिए ये इसकी व्याख्या है, आगे देख लीजिए इसको फटाफट। और अब बात करते हैं आगे। छठा प्रश्न कहता है कि केदारखंड के प्रसिद्ध 52 गढ़ों में से कौन सा गढ़ सजवाड़ जाति का अधीन था। तो देखिए हमने देखा था कि जब कत्यूरी काल चल रहा था, ये उत्तराखंड है, तो कत्यूरों का राज्य छिन्न भिन्न हो गया और उसके कारण क्या है, जो गढ़वाल क्षेत्र है यहाँ पे कई छोटे छोटे राज्य पैदा हो गए और इन राज्यों ने अपनी सुरक्षा के लिए छोटे छोटे किले बनाए जिन्हें गढ़ कहते थे। तो ये जो गढ़ हैं, तो मुख्य गढ़ों की संख्या 52 मानी जाती है और इनकी जो संख्या है वो श्री हरिकृष्ण रतूड़ी ने अपनी पुस्तक में दी है। और इसके अलावा ये जो है ना केदारखंड, इस गढ़ों की अधिकता के कारण ही गढ़वाल कहलाया। ठीक है, तो उनमें से एक गढ़ जो था इसका नाम है सिलगढ़, और ये सिलगढ़ है तो ये सिलगढ़ सजवाड़ जाति के अधीन था, इसलिए हमारा राइट आंसर है डी सिलगढ़, और ये है इसकी व्याख्या। चलिए आगे बात करते हैं फटाफट अगले प्रश्न की ओर। तो सातवां प्रश्न कहता है कि श्री हरिकृष्ण रतूड़ी के अनुसार खड़बुड़ा युद्ध की तिथि क्या है। तो देखिए 14 मई, 15 मई, 16 मई, 1804 दिया गया है, ये कह रहा है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए क्या हुआ है, 1803 में एंग्लो पवार वॉर स्टार्ट हो गया था और इसमें 1803 में 3 बार राजा जो है प्रद्युम्न शाह वो पराजित हो गया और अंतिम लड़ाई जो हुई वो 1804 में हुई है, फाइनल लड़ाई, और इसको हम कहते हैं खड़बुड़ा का युद्ध, खड़बुड़ा का युद्ध। और ये युद्ध है ना, तो जो हरिकृष्ण रतूड़ी हैं वो कहते हैं कि ये लड़ाई 14 मई को हुई है, 14 मई 1804 को हुई है। और लेकिन एक ब्रिटिश वो है इतिहासकार गिल, तो वो कहते हैं कि नहीं, ये जो लड़ाई हुई है जनवरी में हुई है, जनवरी 1804 में हुई है। लेकिन चूंकि ये जो हरिकृष्ण रतूड़ी हैं ये पवार राज्य में एक मंत्री पद में भी सुशोभित किया था उन्होंने, इसलिए बहुत से विद्वान इस तिथि से सहमत हैं, 14वीं सन 1804, और ये है इसकी इस प्रश्न की व्याख्या। तो व्याख्या को देख लेते हैं इस प्रश्न में और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आगे में अगले प्रश्न में क्या है कि 8वां प्रश्न कह रहा है कि लंढौर रियासत के किस शासक ने पवार शासक प्रद्युम्न शाह को गोरखों के विरुद्ध सहायता दी थी, सज्जन सिंह, हरि सिंह, रामदयाल या उपरोक्त सभी। तो हमने 2 प्रश्न ले लिए हैं पवार वंश से। तो देखिए क्या हुआ है, जिस टाइम पे अभी हमने कहा कि 1803 में 3 बार राजा प्रद्युम्न शाह हारा और उसके बाद वो देहरादून पहुंच गया और देहरादून में उसने अपने सारे संसाधनों को बटोरा और जितना हो सकता था, जितने बर्तन थे कीमती या गहने थे वो सभी बेचे और अपने मित्रों से भी सहायता मांगी। तो ये जो लंढौरा रियासत है ना, लंढौरा रियासत, तो यहाँ की एक गुर्जर रियासत है ये, और यहाँ के शासक थे उस टाइम पे रामदयाल। तो रामदयाल ने इस प्रद्युम्न शाह की सैन्य सहायता की थी, गोरखे के विरुद्ध सैन्य सहायता की थी, इसलिए जो हमारा सही उत्तर है वो है सी, रामदयाल। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा 9वां प्रश्न है, ये कहता है कि निम्नलिखित को सुमेलित करिए। वर्तमान नाम, प्राचीन नाम, कोटा, मुडिया, एक चक्रा, लाल खास। तो ये कहता है कि चक्राता, सितारगंज, काशीपुर और बाजपुर। तो देखिए जरा ध्यान से, तो अगर हम देखें इसको तो कोटा जो है, ठीक है ना, तो जो काशीपुर है वो आज का, जो कोटा है वो आज का काशीपुर है। इसी के प्रकार से मुडिया जो है ये बाजपुर का नाम है, इसी प्रकार से एक चक्रा चक्राता का नाम है और लालर खास सितारगंज का नाम है। तो अगर देखा जाए तो हमारा जो सही उत्तर आ रहा है वो क से मेल खा रहा है, इससे राइट आंसर है ए या क। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। उत्तराखंड में गोरखों का सबसे अत्याचारी शासक प्रशासक कौन था।
तो देखिए बहुत ध्यान से देखने वाली बात है, जो सबसे अत्याचारी था वो भैरव सिंह थापा था, लेकिन देखा जाए तो जितने भी प्रशासक हुए वो सारे के सारे अत्याचारी ही हुए। एक अत्याचार की घटना जो है या खतरनाक घटना जो है उसे नरसिंह का मंगल भी कहते हैं, नरसी का मंगल। ये एक क्रूर घटना थी, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो हुआ यह था कि जिस टाइम पर ये जो काजी नरसिंह जो है इसको जब सुबर अपॉइंट किया गया था ना, तो उस यहाँ पे कई सैनिक जो है बारामंडल में, पाली में और जो सोर वाले क्षेत्र में बस गए थे। और ये जो है ना समांतर लंबे बाल करके रखते थे, लेकिन ये जो काजी नरसिंह है तो इसे उनके देशभक्ति पर शक था, इसलिए उसने सारे घरों की पहचान कराई। और एक दिन मंगलवार की रात जो है इसने वहां पे आक्रमण करके सभी लोगों को मार डाला। तो लोग अपनी जान बचाने के लिए या तो उन्होंने बाल कटवा दिए या भाग गए या वो साधु बन गए, और इस प्रकार से इसने एक क्रूर घटना को अंजाम दिया। तो यह है नरसिंह का मंगल, और इस वक्त तो हमारा सही उत्तर है काजी जो है भैरव सिंह थापा। अगले प्रश्न की जाने से पहले देख लीजिए इसकी एक छोटी सी व्याख्या और बात करते हैं आगे। तो यह है अगला प्रश्न, मुकुट पर्वत निम्न में से किस जनपद में अवस्थित है? तो कोई खास बात नहीं है, सिर्फ पर्वत है, तो चमोली जनपद में है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रसिद्ध फूलों की घाटी को देखने वाले अंग्रेज फ्रैंक स्मिथ और डेडेडस कौन थे? तो देखिए क्या हुआ है ना, जब फ्रैंक स्मिथ कामेट अभियान से वापस आ रहे थे वर्ष 1931 में, तो इनके साथ इनका एक दोस्त था जिसका नाम था हॉल्ड्सवर्थ। तो ये जो है जब ये फूलों की घाटी में पहुंचे तो पहली बार इन्होंने उसको देखा और बड़े अभिभूत हुए, और फिर उसके बाद फ्रैंक स्मिथ ने अपनी पुस्तक वैली ऑफ फ्लावर में इस घाटी का वर्णन किया था। तो इसलिए हमारा इसमें सही उत्तर है डी, हॉल्ड्सवर्थ। तो अच्छा, एक बात और भी बात कर लेते हैं, फूलों की घाटी को परियों और किन्नरों के जो है घाटी भी कहते हैं या देश भी कहते हैं, इनको इंद्र के उद्यान भी कहते हैं। और इसके अलावा फूलों की घाटी के ढेर सारे और भी नाम है, जैसे नंदकानन भी इसका एक नाम है, और ये इसकी व्याख्या रही। देख लीजिए इसको फटाफट और बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 13वां प्रश्न कहता है कि ऋषि गंगा का उद्गम किस स्थान से होता है? बंदरपूछ पर्वत, नीलकंठ पर्वत, सुमेरु पर्वत, मुकुट पर्वत। तो देखिए क्या है, हमें पता है कि एक भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से जो संयुक्त धारा बनती है वही गंगा है। यानी कि ये भागीरथी है, ये अलकनंदा है, तो संयुक्त धारा गंगा बनती है। लेकिन अलकनंदा जब सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है, सतोपंथ झील से होते हुए आती है, तो उसमें कई महत्वपूर्ण नदियां आकर मिलती है। तो एक जगह है जिसका नाम है केशव प्रयाग, केशव प्रयाग। तो केशव प्रयाग के बाद ना जो गंगा है, जो अलकनंदा है, तो वो बद्रीनाथ पहुंचती है, बद्रीनाथ पहुंचती है, बद्रीनाथ टेम्पल में, ठीक है ना। तो बद्रीनाथ टेम्पल के नजदीक में एक नदी इससे आके मिलती है, और इस नदी का नाम है ऋषि गंगा, ठीक है। तो ये जो ऋषि गंगा है, ऋषि गंगा, तो ऋषि गंगा बद्रीनाथ के नजदीक इससे मिलती है, और इसीलिए, और हाँ, इसका जो उद्गम होता है ये नीलकंठ पर्वत से होता है, नीलकंठ पर्वत से होता है। इसलिए जो हमारा राइट आंसर है वो है बी। एक बात और सुन लीजिए, बद्रीनाथ पे अलकनंदा जो है उसी के मतलब नजदीक से गुजर रही होती है, जैसे ऐसा लगता है कि जैसे वो भगवान बद्री के पैरों को छू रही होगी, इसलिए अलकनंदा का एक नाम विष्णुपदी भी है। तो यह है हमारी एक छोटी सी इसकी व्याख्या, और यह है हमारा अगला प्रश्न कि निम्न में से किसे दूसरी फूलों की घाटी भी कहा जाता है? भैरव घाटी, सोमेश्वर घाटी, हर्षिल घाटी और चेनाब घाटी। तो अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो देखिए जो इसका सही उत्तर है वो है चेनाब घाटी। तो चेनाब घाटी ये जो जोशीमठ है तो उसका ये निकटवर्ती स्थल है जोशीमठ, और यहाँ पे जैसे फूलों की घाटी में रंग बिरंगे ढेर सारे फूल खिलते हैं ना, औषधि महत्व के और बाकी मेडिसिनल जो बाकी महत्व के जो प्लांट्स हैं, बड़े रंग बिरंगे फूल हैं, तो ऐसा यहाँ भी होता है। इसलिए इसे उत्तराखंड में दूसरी फूलों की घाटी भी कहा जाता है, और यह है इसकी छोटी सी व्याख्या। अगला प्रश्न है कि भीमताल झील पर कौन सा बांध बनाया गया है? एडम बांध, बटलर बांध, टेरेसा बांध और विक्टोरिया बांध। तो उसके पानी की निकासी के लिए एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है विक्टोरिया बांध। और ये बांध की विशेषता ये है ना कि अगर आप इसको देखें, बहुत से लोग गए भी होंगे, तो इस ये जो विक्टोरिया बांध है, तो इस विक्टोरिया के बांध के नजदीक ही एक प्रसिद्ध मंदिर है जिसका नाम है भीमेश्वर मंदिर, ठीक है ना। थोड़ा ऊपर चले जाएं तो यहाँ पर एक जो है नाग मंदिर भी यहाँ पर स्थित है। इस नाग मंदिर की विशेषता के बारे में हम बाद में करेंगे जब हम कर्कोटक नाग मंदिर और बाकी मंदिर के बारे में पढ़ रहे होंगे। तो इसलिए हमारा जो सही उत्तर है वो है डी। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 16 प्रश्न है हमारा,
सन 2011 में उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार निम्न में से किसे दिया गया था? तो देखिए सन 2008 से ना, सन 2008 से उत्तराखंड सरकार ने उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार आरंभ किया है। इसका उद्देश्य जो है अच्छा कार्य करने के लिए विधायकों को प्रोत्साहित करना है। और सबसे पहले जो ये पुरस्कार दिया गया था, ये प्रकाश पंत को दिया गया था। अगर पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में कहें तो सबसे पहले जो पुरस्कार दिया गया था वो इंद्रजीत गुप्ता को दिया गया था। ठीक है, लेकिन प्रश्न है कि 2011 में किसको दिया गया था? तो 2011 में अमृता राव को यह पुरस्कार दिया गया था, और इसलिए हमारा उत्तर डी सही है, और ये रही इसकी व्याख्या। और जल्दी से अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, तो प्रश्न 17वां कहता है कि उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016 के पारित होने के पश्चात निम्न में से कौन सा से अधिनियम समाप्त हो गए हैं? तो देखिए ये अधिनियम तीनों ही अधिनियम समाप्त हो गए हैं, और इसलिए इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। तो उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016, अच्छा हाँ, संयोगवश ना ये अधिनियम मेरे पास अभी उपलब्ध है, देख लीजिए आप इसको, पतली सी किताब है ये। तो इसके द्वारा ये तीनों ही अधिनियम खत्म हो गए हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं, लेकिन हाँ ठीक है। तो उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016 के अनुसार जिला पंचायत के चुनाव हेतु राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में 24,000 तक की जनसंख्या वाले विकास खंड में न्यूनतम कितने प्रादेशिक क्षेत्रों का प्रावधान है? तो जो इसका राइट आंसर है वह है 2, यानी कि 24,000 तक की जनसंख्या होगी तो 2 होंगे, और अगर इससे ज्यादा होगी तो जिस परसेंट में जनसंख्या बढ़ेगी उसी परसेंट में सीटें बढ़ा दी जाएंगी। तो यह है इसकी व्याख्या, और अब चलते हैं आगे की ओर। तो 19वां प्रश्न कह रहा है कि ग्राम पंचायत की बैठक हेतु गणपूर्ति कितने निर्धारित की गई है? तो यह है ना उत्तराखंड ग्राम पंचायत या पंचायत अधिनियम जो है 2016 का, वो कहता है कि जो है 1/3 सीटें जो है, हाँ, कुल निर्वाचित सदस्यों का 1/3। और अगर मान लेते हैं कि किसी कारणवश जो है बैठक स्थगित हो गई, तो अगली जो बैठक होगी उसके लिए भी जो गणपूर्ति है वो 1/3 ही है। ठीक है, और यह है इसका व्याख्या। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राज्य में नगर निगमों का प्रशासन किस अधिनियम के अधीन चलाया जाता है? तो देखिए उत्तराखंड ने ना 2016 में अपने ग्रामीण स्वशासन के लिए तो ये अधिनियम जो भी हमने बात की थी इसके बारे में, तो इसको पारित कर दिया है, लेकिन नगरीय प्रशासन के लिए उत्तराखंड सरकार ने अभी तक कोई काम नहीं किया है। तो इसके लिए ये प्रश्न पूछ रहा है कि ये कौन सा अधिनियम इस मतलब से जो चलता है? तो ये हमारा उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1959। ठीक है, तो ये भी बुक में भी मेरे पास है, ये देख लीजिए इसको। ठीक है, ये देखिए, तो ये 2 किताबें हैं इसमें, और इन किताबों के द्वारा जो है ये 1959 है। तो इसका सही उत्तर है हमारा सी, और ये रही इसकी व्याख्या। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, भीम पकौड़ा नामक स्थल निम्न में से किस जनपद में स्थित है? तो ये है पौड़ी जनपद। कोई बहुत ज्यादा सीखने के लिए नहीं है यहाँ पे, इसलिए व्याख्या नहीं लिखी है। अगले प्रश्न में चलते हैं कि निम्न में से किस स्थल को उत्तराखंड का लघु लंदन भी कहा जाता है? तो सही उत्तर है हमारा रुड़की। तो देखिए क्या हुआ है ना, ये जो रुड़की है, तो ये पहले ना सोलानी नदी के तट पर बसी हुई एक गुर्जर रियासत थी। तो यहाँ पर एक गुर्जर राजा रहता था, उसकी जो पत्नी थी उसका नाम रूड़ी था या रूड़ी था, और माना जाता है कि उसी के नाम पर इसका नाम रुड़की पड़ा। लेकिन रुड़की का जो असली विकास हुआ ना, ये 1948 से हुआ, जब ऊपरी गंग 1848 से हुआ, जब ऊपरी गंग नहर का निर्माण आरंभ किया गया। तो इस टाइम पर जो है बहुत से मजदूर यहाँ आके बसने लगे, और भी जो टेक्निकल लोग हैं वो भी बसने लगे। इससे आधुनिक रुड़की की जो है नींव पड़ने लगी, और आज ये बहुत ही विकसित जो है इलाका या नगर कह सकते हैं हरिद्वार का। और यहाँ पे जैसे कि आईटी भी है, और बंगाल सैकड़ों माइनस और कई तकनीकी जो है संस्थान यहाँ पर हैं, और ये एक महत्वपूर्ण जो है सेवा कर रहा है देश की अपने इन संस्थानों के माध्यम से। तो हमारा आंसर है डी। और अगला प्रश्न, अच्छा ठीक है, ये है इसकी व्याख्या। और अब बात करते हैं आगे। प्रसिद्ध भैरव घाटी निम्न में से किस जनपद में स्थित है? उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, सभी विकल्प गलत हैं। तो इसका राइट आंसर है उत्तरकाशी। तो देखिए जो गंगोत्री धाम है ना हमारा, तो गंगोत्री धाम से 10 किलोमीटर की दूरी पर ये जो भागीरथी है और है ना जाड़ गंगा है, तो इनके संगम पर यह स्थल स्थित है। और हॉटजन नाम के विद्वान ने ना इसको भारत के सबसे हॉटजन नामक भयानक जो है स्थलों में से इस घाटी को माना है, और इसका खूब ढेर सारा वर्णन भी किया है।
अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर एक पुल बनाया गया था और उस पुल के नीचे ना पहले एक पत्थर की शिला थी जिसे भगवान भैरव की मान्यता प्राप्त थी, लेकिन फिर बाद में यहाँ पे मंदिर बना दिया गया और जो भैरव हैं उन इन्हीं के नाम पर जो है इसको भैरव घाटी कहा गया और इन्हें गंगोत्री धाम का द्वारपाल माना जाता है। तो जो भी व्यक्ति गंगोत्री धाम के दर्शन करता है तो उससे पहले यहाँ पर दर्शन करना अनिवार्य माना जाता है। तो यह है इसकी व्याख्या। और अगला प्रश्न है कि हरिकर्ण सरतुडी के अनुसार गढ़वाल में भंडारी राजपूतों के अधीन निम्न में से कौन सम्मिलित थे? सोसाइटी एंड कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है। काला भंडारी, तेल भंडारी, पुंडीर भंडारी और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए ये जो अगर आप इसको देखें तो ध्यान से, तो इसमें काला भंडारी भी थे, तेल भंडारी भी थे, पुंडीर भंडारी भी थे और एक और भंडारी भी थे, सोन भंडारी। ठीक है ना, चारों को शामिल किया गया है। तो हमारा प्रश्न है कि इसमें से निम्न में से कौन सम्मिलित थे? तो 1 2 3 तीनों ही थे, तो इसलिए हमारा राइट आंसर हो गया है डी। और ये रही इसकी व्याख्या। अगले प्रश्न में चलते हैं। 24वां प्रश्न ये कहता है कि चमोली जनपद का मल्ला नागपुर क्षेत्र में मनाया जाने वाला त्योहार जुगा किस देवी या देवता से संबंधित है? पहला ऑप्शन है इसका मां नंदा, दूसरा ऑप्शन है सुरकुंडा, मां सुरकुंडा देवी मंदिर भगवान शिव, सॉरी मां सुरकुंडा से भगवान शिव से भगवान गणेश से। तो देखिए ये जो हमारा चमोली जनपद का मल्ला नागपुर क्षेत्र का जो ये है ना, ये मां नंदा से संबंधित है। मां नंदा कुमाऊं या और गढ़वाल पूर्व उत्तराखंड की सबसे लोकप्रिय और मान्यता प्राप्त देवी हैं और चमोली जनपद के मल्ला नागपुर क्षेत्र में जो है इस त्योहार को मनाया जाता है। और ये जो गढ़वाल क्षेत्र है इसमें मुख्यतः वैसे तो पूरे उत्तराखंड में ही मां नंदा को उनका जो है विवाहित कन्या माना जाता है। उनकी स्मृति में जो है 12 साल में बड़े नंदा राज्यात और हर साल में छोटे नंदा राज्यात मनाया जाता है। लेकिन ये जो है ना त्योहार, तो ये त्योहार के समय पे मां नंदा को आह्वान किया जाता है और बड़े उल्लास के साथ उनकी पूजा अर्चना की जाती है। तो ये है एक मां नंदा और ये लिखा है इसके बारे में डिस्क्रिप्शन। अगले प्रश्न को देखते हैं। हारदूत का मेला किस जनपद में मनाया जाता है? नैनीताल, पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी। तो इसका उत्तर भी उत्तरकाशी ही है। आज उत्तरकाशी चमोली कुछ ज्यादा ही आ रहा है। तो उत्तरकाशी में ना एक गांव है जिसका नाम है मुखवा गांव। तो मुखवा गांव के जो पुजारी हैं वो असल में गंगोत्री धाम के भी पुजारी हैं और यहाँ पे ना जो श्रावण मास है, तो श्रावण मास में एक मेले का आयोजन किया जाता है जिसे हारदूत का मेला कहा जाता है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर है डी। और इस प्रकार से हमने अपने एक और प्रश्न पत्र को हल कर लिया है। तो आशा करते हैं कि ये प्रश्न आपके आने वाली परीक्षाओं में आपको सहायता देंगे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। और हमारा प्रयास रहेगा कि हम ऐसे रोजाना एक प्रश्न पत्र को हल करने का प्रयास करें और इसके माध्यम से उत्तराखंड के जितने भी संभव प्रश्न हो सकते हैं वो हम सभी अपनी इस कक्षा में कर सकें। तो अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।